तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं। इससे पहले मैंने न्यूटन के गति विषय के नियम या न्यूटन के गति के नियम आपको पढ़ा दिए हैं पिछली क्लासेस में। तो आपने अगर मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाके पहले पिछली क्लासेस को मेरी देखें, उसके बाद आप एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। क्या टॉपिक हमारे पास? कार्य ऊर्जा सामर्थ्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके कंपटीशन में 2 एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। तो ये अपने आप में 3 टॉपिक हैं। कार्य अपने आप में अलग टॉपिक है, ऊर्जा अपने आप में अलग टॉपिक है, और सामर्थ्य यानी शक्ति अपने आप में क्या है? अलग टॉपिक है। तो पहले हम बात करते हैं कार्य के बारे में। जब कार्य समझ में आ जाएगा तो ऊर्जा अपने आप समझ में आने लगेगी, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, लेकिन पहले हम किसको समझें? कार्य को समझें। जब कार्य को समझ जाएंगे तो ऊर्जा और शक्ति पढ़ने में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 3 टॉपिक हैं तो मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके कंपटीशन के हर एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, जिसमें साइंस आने वाली है। ठीक, तो आप बात करते हैं कार्य की कि वर्क क्या होता है। कार्य तो कार्य हमें तभी प्राप्त होगा, ये बात आप नोट कर लें कि कार्य हमें तभी प्राप्त होगा जब क्या होगा? बल और विस्थापन हो। क्योंकि जब किसी वस्तु पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, बल अप्लाई करते हैं, तो उसकी स्थिति में क्या आता है? परिवर्तन आता है। और परिवर्तन का मतलब यह है कि वो विस्थापित हो सकती है अपनी जगह से, यानी उसमें विस्थापन आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट आएगा, तभी तो उसकी पोजीशन में परिवर्तन आएगा। तो देखो, जब जब हम किसी वस्तु पर, मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी है, इसका खुद का कुछ क्या अपने आप पर द्रव्यमान है, हमने इस पर क्या करा? फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स की ही डायरेक्शन में इसे क्या मिल गया? एक विस्थापन मिल गया। यानी अपनी जगह से हट के कहाँ आ गई? ये यहाँ पर आ गई। यानी इतना इसमें क्या गया? विस्थापन आ गया। यानी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में हमें क्या प्राप्त हो गया? विस्थापन प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में ठीक प्राप्त विस्थापन के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में प्राप्त विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखते हैं भाई बल भी हमारे पास कैसी राशि? सदिश राशि। इसके पास अपना परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। विस्थापन भी हमारे पास कैसी राशि? एक सदिश राशि है। इसके पास भी अपना एक क्या होती है? दिशा भी होती है और परिमाण भी होती है। जब हम 2 सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब 2 सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 2 वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तब हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो हमेशा हमारे पास स्केलर निकल के आता है, अदिश निकल के आता है। यानी इसका ये फॉर्मूला हमने A डॉट B आपको पढ़ाया भी था। 2 सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। सदिशों के विश्लेषण में क्या होता है? AB कॉस थीटा, और थीटा जो होता है वो A और B के बीच बना क्या होता है? कोण होता है। तो हम यहाँ पर F और S है तो क्या हो जाएगा? FS कॉस थीटा। यानी कार्य का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया? FS कॉस थीटा। F यहाँ पे क्या है? वस्तु पर आरोपित बल है। S क्या है? वस्तु में हुए विस्थापन है। और थीटा क्या है? F और S यानी बल और विस्थापन के बीच बना क्या है? कोण है। अब बात करते हैं बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना है, W बराबर FS कॉस थीटा। अब बात करते हैं कार्य कैसी राशि है। तो कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? ये बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में कि कार्य निम्नलिखित में कैसी राशि है। तो आप
आपको ऑप्शन मिलेगा कार्य कैसी राशि, स्केलर है यानी कि अदिश राशि। कैसे आई वो मैंने आपको बता दिया कि W इजिकल टू एफ डॉट एस। बल भी हमारे पास सदिश राशि है और विस्थापन भी आपके पास सदिश राशि है। जब दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तब हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो कैसा निकल के आता है, अदिश निकल के आता है। इसलिए हमने बताया कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं कार्य के मात्रक की। कार्य का मात्रक ये बहुत ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कार्य का मात्रक कौन सा है। तो कार्य का मात्रक देखें बेटा, जो मात्रक निकल के आते हैं, यूनिट्स निकल के जो आती है वो कहाँ से निकल के आती है, फॉर्मूले से निकल के आती है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था W इजिकल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ यहाँ पर बल है तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और विस्थापन जो होता है वो लंबाई का फैक्टर है, यानी लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। तो एक तो इसका मात्रक निकल आया कार्य का न्यूटन इंटू मीटर, जो कि होता है हमारे पास किसके में, एम के एस पद्धति में। कार्य के बारे में बताया था साइंटिस्ट जूल ने, यानी जूल नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था, तो उन्हीं के नाम से एक इनका मात्रक रख दिया गया, क्या, जूल। तो एक इनका मात्रक क्या है बेटा, जूल है। ये दोनों मात्रक हमारे पास आते हैं एम के एस पद्धति में। क्लियर। अगली बात करते हैं बेटा कि इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में भी तो होता है। तो सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो होता है डाइन। क्या होता है, वो वाली डाइन नहीं, डाइन। अच्छा, क्या होता है, डाइन। और मीटर का जो मात्रक, लंबाई का मात्रक जो होता है वो होता है सेंटीमीटर। तो ये आया किसमें बेटा, किसमें, सीजीएस पद्धति। अच्छा, इसका एक सीजीएस पद्धति में मात्रक और भी होता है, अर्ग। बहुत छोटा मात्रक है ये, क्या है, अर्ग। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो देखो बेटा, एक जूल में अर्ग, तो देखो बेटा आपको मैंने बताया है, और ना पता हो तो आप यहाँ नोट कर लें कि एक न्यूटन में 10 की घात 5 डायन होते हैं। कितने होते हैं, 10 की घात 5 डायन होते हैं। कितने होते हैं, तो भाई न्यूटन को अब जब आप डायन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 5। और मीटर में, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100, जब मीटर को सेंटीमीटर में बदला जाता है तो 100 से गुणा की जाती है, और 100 का मतलब होता है 10 की घात 2। तो इनकी जब आप गुणा करेंगे तो 10 की घात 7, यानी एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ये डायरेक्टली आपको कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव मत लगाया ना, समझ में आई, क्योंकि ऑप्शन आपको नेगेटिव भी मिलेगा। बहुत ही जल्दी पूछा जाता है कि एक जूल बराबर कितने अर्ग, तो 10 की घात 7 अर्ग। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं। ये हमने क्या बताया, कार्य का फॉर्मूला, कार्य की परिभाषा, कार्य का मात्रक, कार्य कैसी राशि है। अब बात करते हैं कार्य का विमीय सूत्र। कार्य का विमीय सूत्र, देखो भाई, विमीय सूत्र आपको अगर नहीं आते हैं तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक विमीय विश्लेषण नाम से एक टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बहुत सी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालना, उनकी विमा निकालना बताई थी। तो जिन लोगों ने हमारी अगर वो क्लासेस नहीं पढ़ी है तो वो जाकर हमारी उस क्लास को भी देख लें। आपको विमीय सूत्र और मात्रक और विमा निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी के साथ आप सीख जाएंगे, क्योंकि हर कॉम्पिटिशन में मात्रक, विमीय सूत्र, विमा तो पूछता ही पूछता है 2 एक क्वेश्चन। ठीक, तो ये पोर्शन तो आपको बहुत ही मजबूत करना है। ठीक है, तो देखो विमीय सूत्र भी कहाँ से निकल के आता है, या तो आप मात्रक से निकाल लें या आप कहाँ से निकाल लें, फॉर्मूले से निकाल लें। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था W इजिकल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या होता है, बल, और बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस 2, और एस क्या होता है हमारे पास, लंबाई, और लंबाई का होता है एल।
तो इन दोनों के आप गुणा करेंगे तो एल की एल से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ये आया कार्य का विमीय सूत्र। अगर विमा की बात करते हैं तो विमा मैंने आपको बताई थी, विमीय संकेतों के ऊपर लगी घात को ही क्या कहते हैं विमा कहते हैं। तो यहाँ देखो एम के ऊपर कुछ नहीं तो बन तो होगी, तो 1, 2, -2 ये इसकी क्या गई विमा आ गई। क्लियर हो गई बात। यानी विमीय सूत्र ml2 t माइनस टू। यानी आप अगर मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट बल का बता लगा दिया तो आपको नहीं पता, तो बल बराबर आप ये तो जानते हैं क्या होता है द्रव्यमान इनटू में त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का विमीय संकेत होता है m और त्वरण का होता है LT माइनस टू। आप इनकी गुणा करेंगे तो MLT माइनस टू। ये किसका निकल के आया बल का विमीय सूत्र, जो कि मैंने यहाँ पे क्या लगाया डायरेक्ट MLT माइनस टू। क्लियर हो गई। तो कार्य का जो विमीय सूत्र निकल गया है ML2 T माइनस टू। अच्छा कार्य का ही एक फॉर्म क्या ऊर्जा, तो जितनी भी प्रकार की ऊर्जा है उनका मात्रक या विमीय सूत्र क्या रहता है यही रहता है। क्लियर हो गई बात। तो वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा भी आगे गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, कार्य के बारे में आप कभी कभी हमसे ये पूछ लेता है कि कार्य कितने प्रकार का होता है, तो कार्य भैया 3 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य, एक होता है जीरो शून्य कार्य। कब कब हमें धनात्मक कार्य प्राप्त होगा, कब कब हमें क्या होगा ऋणात्मक होगा, कब कब हमें शून्य प्राप्त होगा, आप इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं कार्य कितने प्रकार को। वैसे तो कार्य एक संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम एंगल के बेस पर कार्य कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक, मैं लिख देता हूँ कोण के आधार पर कार्य 3 प्रकार का होता है। ठीक, यदि तो पहला का क्या होगा धनात्मक कार्य, क्या होगा धनात्मक कार्य पॉजिटिव वर्क। दूसरा हमारे पास होगा ऋणात्मक कार्य जिसको कहते हैं निगेटिव वर्क। तीसरा हमारे पास होगा शून्य कार्य यानी कि जीरो वर्क, जीरो वर्क। ठीक, कब कब हमारे पास धनात्मक होगा, कब कब हमारे पास ऋणात्मक होगा, कब कब शून्य होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं क्या धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य पॉजिटिव वर्क कब कब प्राप्त होगा। देखो जब किसी बॉडी पर आरोपित बल, हमने बल लगाया और वस्तु में हुए विस्थापन S, दोनों की दिशा एक ही तरफ हो। भाई देखो कार्य तभी प्राप्त होगा जब बल और विस्थापन होगा। अगर बल 0 हो गया तो कार्य भी 0 होगा, विस्थापन 0 हो गया तो कार्य भी क्या होगा 0 होगा। लेकिन एंगल पर कैसे डिपेंड करता है, अगर बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या है एक ही तरफ है, तो बल और विस्थापन के बीच बना एंगल जो होता है वो होता है 0 डिग्री। क्या होता है 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था FS cos थीटा, यानी W इजिकल टू FS cos 0, और cos 0 का जो मान होता है वो होता है 1। क्या होता है 1। तो W इजिकल टू FS cos 0 का मान 1, तो W इजिकल टू क्या गया FS। देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं तो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव साइन होगा, यानी हमें कहाँ से कार्य प्राप्त हुआ धनात्मक कार्य प्राप्त हुआ। तो याद रख लेना जब दो बल और विस्थापन के बीच बनने वाला एंगल कितना हो 0 डिग्री हो, तब हमारे पास कैसा कार्य प्राप्त होगा धनात्मक कार्य प्राप्त होगा। या फिर आप एक बात और याद रख लें कि धनात्मक कार्य कब तक प्राप्त होगा, लिमिट भी, यदि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 90 डिग्री से क्या हो कम हो, जिसे हम कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं न्यून कोण। यानी थीटा की वैल्यू
बल और विस्थापन के बीच बना एंगल जो थीटा है उसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, यानी 89 तक हो, तब हमारे पास जो कार्य प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है? धनात्मक कार्य प्राप्त होता है। कैसा होता है? धनात्मक कार्य प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं न्यून कोण। जब थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा 90 से कम होती है तो हमारे पास कौन सा कोण कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। क्लियर हो गई बात? एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं बेटा ऋणात्मक कार्य की। ऋणात्मक कार्य यानी कि निगेटिव वर्ग। देखो बेटा, नेगेटिव वर्ग कब प्राप्त होता है? जब बल और विस्थापन के बीच बनने वाला एंगल कितना हो? 180 डिग्री हो, या फिर 90 से ज़्यादा हो और 180 तक हो, तब हमारे पास जो कोण प्राप्त, वो कार्य प्राप्त होता है वो कहलाता है हमारे पास ऋणात्मक कार्य। देखो बेटा कैसे, यानी ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे हमने क्या इसका द्रव्यमान m, इस पर फोर्स हमने क्या देखो इधर की ओर लगाया और विस्थापन कहाँ की ओर हो रहा है? इधर की ओर हो रहा है, यानी एक दूसरे के अपोज। जैसे घर्षण बल जो देखा आपने, घर्षण बल का मैं दे देता हूँ आपको कि ये हमारे पास कोई रोड है, रोड पर ये हमारे पास कोई साइकिल या मोटरसाइकिल चल रही है, तो रोड पर जब साइकिल या मोटरसाइकिल चलती है तो उस पर क्या होता है? उसका पहिया ही तो लगता है। पहिए के अगर पहिया आगे की ओर जा रहा है इधर की ओर, तो घर्षण बल कहाँ की ओर लगता है? इधर की ओर लगता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तभी तो हम कहते हैं कि चिकनी सतह पर घर्षण बल कम होता है, जिसके कारण हम क्या होते हैं? फिसल जाते हैं। हमको अगर किसी रोड पर गति करना है तो इस बल की ज़रूरत जरूर होती है। दलदल पर हम क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि दलदल पर घर्षण बल लगता नहीं है, जिसके कारण हम उस पर अपनी साइकिल मोटरसाइकिल को नहीं चला सकते, फिसलने लगती है। गाड़ी क्या करने लगती है? फिसलने। तुमने कभी देखा होगा बरसात का टाइम चल रहा है, कीचड़ में जा रहा है, कीचड़ में जाते जाते क्या हुई? पहिया हमारा स्लिप कर जाता है। वो किस कारण कर जाता है? कि वहाँ पर हमारे घर्षण बल कार्य नहीं करता है, जिसके कारण। तो घर्षण बल अगर इधर की ओर लग रहा है तो विस्थापन कहाँ की? पहिया तो भैया आगे की ओर ही चलेगा। जब पहिया कहाँ की ओर जा रहा है? आगे की ओर, तो विस्थापन कहाँ की ओर हो गया? इधर की ओर हो गया। तो इनके बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो हो जाता है हमारे पास 180 डिग्री। क्या हो जाता है? जब जब कभी कार्य के बीच में एंगल क्या बने 90 से ज़्यादा और 180 तक बनता है, तब हमारे पास जो कार्य प्राप्त होता है वो ऋणात्मक कार्य प्राप्त होता है। देखो बेटा, W इजिकल टू एफ एस कॉस थीटा, यही तो पढ़ाया था। तो W बल कितना लगाया? F, विस्थापन कितना लगाया? S, और कॉस थीटा की वैल्यू 180, और कॉस 180 का जो मान होता है वो होता है हमारे पास माइनस का 1। तो W इजिकल टू माइनस का एफ एस। देखो कार्य हमारे पास कैसा आया? निगेटिव आया कि जब किसी वस्तु पर आरोपित बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे कैसे हो जाती है? अपोजिट हो जाती है, तब हमारे पास वहाँ पर कौन सा कार्य प्राप्त होता है? ऋणात्मक कार्य, यानी कौन सा? निगेटिव वर्ग प्राप्त होता है, ऋणात्मक कार्य। अच्छा, इसकी लिमिट देखो, अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी और 180 डिग्री तक है, कितने डिग्री तक? 180 डिग्री, तब हमारे पास कार्य कैसा प्राप्त होगा? ऋणात्मक कार्य प्राप्त होगा। इसी को हम कहते हैं क्या बेटा? अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण। कभी कभी पूछ लेता है कि किस कोण पर कार्य नेगेटिव प्राप्त होगा, तो ऑप्शन दे देगा न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो अधिक कोण टिक करना है। कभी कभी पूछ लेता है कि किस कोण पर हमें कार्य कैसा पॉजिटिव प्राप्त होगा, तो आप कौन सा टिक करेंगे? न्यून कोण, याद रखना। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बेटा हम क्या? शून्य कार्य की। किसकी? शून्य कार्य की। शून्य कार्य, जीरो वर्क। ठीक, तो जीरो वर्क कब प्राप्त होगा? देखो बेटा, जब F और S यानी बल और विस्थापन के बीच थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90, जिसे कहते हैं लंबवत। ये बहुत पूछा जाता है कि किस कोण पर
कार्य शून्य प्राप्त होता है, न्यून कोण, अधिक कोण, लंबवत या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद कर लेना कि जब हमारे पास लंबवत कोण होता है, लंबवत होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तब हमारे पास कार्य क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 हो गई। और आपको मैंने कार्य का फॉर्मूला पढ़ाया था एफ एस कॉस थीटा। तो एफ डब्ल्यू एस एरिया, लगने वाला बल एफ, विस्थापन एस, कॉस थीटा की वैल्यू 90 और कॉस 90 का जो मान होता है वो कितना होता है 0, और 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसका मतलब कॉस 90 की वैल्यू 0 होने के कारण हमारा कार्य कैसा प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 0 कार्य प्राप्त करने के लिए कितना एंगल होना चाहिए। ठीक, तो लंबवत होना चाहिए एक दूसरे के। ठीक, जो हमारे पास कुली होता है, कुली अगर वो कार्य करता है वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग 0 माना जाता है। कैसे, मान लो ये कुली है, इसने यहाँ पर एक बोझा रखा और इसको क्या करा, इसको आगे की ओर ले जाना शुरू करा, यानी यहाँ की। तो देखो जब द्रव्यमान है और द्रव्यमान पर फोर्स कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर, जिसे कहते हैं भार mg। कुली ऊपर ऐसे वजन उठाता है तो जो वजन लगता है, यानी भार होता है वेट, वो कहाँ की ओर लगता है, हमेशा 90 डिग्री नीचे की ओर लगता है। और देखो विस्थापन, कुली कहाँ की ओर ले जा रहा है, सर पर रखने के बाद आगे की ओर ले जा रहा है। तो यहाँ एंगल जो बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। जब जब एंगल 90 डिग्री बनेगा तब हमारा कार्य कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हुआ। क्लियर हो गई बात भाई। फिजिक्स की लैंग्वेज के, फिजिक्स के अकॉर्डिंग स्कूली ने तो कार्य 0 किया, लेकिन आप प्लेटफॉर्म पे ऐसा मत करना कि भैया कह दो कि भैया W बराबर एफ एस कॉस थीटा, आपके वजन के बीच यानी सामान के बीच और आपके विस्थापन के बीच बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, अन्यथा आपने कार्य नहीं किया है। वहाँ आप साइंटिस्ट मत बनना जाके, समझ में आई। वहाँ उसकी उजरत जरूर देना, वहाँ जो उसने काम किया है उसको पसीने का जो उसका उजरत बन रही है, उसने जो वेट उठाया है उसकी उजरत जरूर देना। वहाँ पर आप ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट ना लगाएं। ये तो तभी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि भार की यानी mg, ये भी हमारे पास एक फोर्स तो होता है F बराबर mg, इसकी डायरेक्शन कहाँ की हो गई, नीचे की ओर, विस्थापन कहाँ की ओर हुआ, आगे की ओर, तो एक दूसरे के 90 डिग्री, तब हमारे पास लंबवत कोण बन गया। तो कार्य हमारे पास कैसा प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। क्लियर हो गई बात। तो हमने आज कार्य के बारे में सीखा कि कार्य क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है, कार्य की विमा क्या होती है, कार्य एंगल के बेस पर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य होता है। कल हम बात करेंगे बेटा कि संरक्षी बल क्या होते हैं, असंरक्षी बल क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे पता करें कि कंजर्वेटिव फोर्स ये है या नहीं है, कैसे पता करें ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इस बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। तो आप इसमें क्या करें, कुछ मेन टॉपिक जैसे हमने कार्य का मात्रक है, विमेय सूत्र, कार्य की डेफिनेशन और फॉर्मूले को आप बढ़िया तरीके से याद कर लें, अपने नोट्स तैयार कर लें। बाकी नोट्स की टेंशन ना लें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। पहले आप क्या करें, अपने कंसेप्ट को क्या करें, क्लियर करें, और इंशाल्लाह आप बढ़िया से बढ़िया करके हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आप इसकी टेंशन ना लें कि नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, बस आप क्लासों को कंटिन्यू रखें। और जिन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें कि क्लास अच्छी लगी या ना लगी। जब अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वही ना रोकना। ठीक है, तो थैंक यू, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।